नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी जल शरण के बारे में। जल शरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे उनके बारे में बात कर ली थी। जल शरण को रोकने की विधियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे वायु शरण। कौन सा शरण? वायु शरण। वायु शरण देखो, इसके अंदर वायु शरण में क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जल के द्वारा, अब जल क्या होता है, जब भूमि की सतह के ऊपर बहता है, भूमि की सतह के ऊपर जल बहता है तो क्या होता है, वो अपने साथ मिट्टी के कण, पोषक तत्व आदि भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है वायु शरण में? वायु शरण होता है कि वायु के द्वारा मृदा कणों को अपने स्थान से हटाना क्या कहलाता है? वायु शरण कहलाता है। किसको? मृदा कणों को वायु द्वारा अपने स्थान से हटाना वायु शरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वायु शरण कहलाता है। देखो, वायु शरण का मतलब आपको पता है कि मृदा का अपने स्थान से या मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? शरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शरण कहलाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वायु शरण की। किसकी बात कर रहे हैं? वायु शरण की। अब वायु शरण में क्या होता है कि वायु क्या है, यहाँ पर क्या है, दो शक्तियां कार्य करती है। शरण के लिए कौन कितनी शक्तियां कार्य करती है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। शरण के लिए कितनी शक्तियां कार्य करती है? दो शक्तियां कार्य करती है। कौन कौन सी दो शक्तियां? एक है जल द्वारा और एक क्या है? वायु। एक तो जल शरण और एक क्या? वायु शरण। इसके अंदर हमने जल शरण तो पढ़ लिया था, अब क्या है? वायु शरण है। वायु शरण मृदा कणों को वायु द्वारा अपने स्थान से हटाना क्या कहलाता है? वायु शरण कहलाता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। देखो, शरण की परिभाषा है इसमें, मृदा कणों का अपने स्थान से हटना शरण कहलाता है। लेकिन हमने क्या जोड़ दिया? वायु द्वारा। यदि यहाँ पे जल द्वारा जोड़ दे तो अपने स्थान से हटाना क्या कहलाता है? वो जल शरण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वायु शरण हो गया। अब देखो वायु शरण के प्रकार। वायु शरण के प्रकार। अब वायु शरण के जो प्रकार है वो तीन प्रकार है। जबकि हमने जल शरण के बारे में पढ़ा था तो जल शरण के बारे में कितने प्रकार थे? चार प्रकार थे। कितने प्रकार थे? चार प्रकार। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वायु शरण। वायु शरण में सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है निलंबन। क्या है? निलंबन। निलंबन का मतलब होता है निलंबित अवस्था में। अब देखो, निलंबित अवस्था में मतलब हवा में स्वतंत्र अवस्था में तैरते रहते हैं कण। क्या? हवा में स्वतंत्र अवस्था में तैरते रहते हैं कण। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रीष्म काल में क्या होता है कि जब आंधी आती है या तूफान आता है तो आपने कभी कभार अनुभव किया होगा कि आसमान पीला हो जाता है, बहुत ही खतरनाक आंधी लगती है। लेकिन जब वो पास आती है तो क्या होता है, केवल उसमें धूल होती है और कुछ भी नहीं होता है। और कुछ भी क्या नहीं होता है? कुछ भी मिट्टी विट्टी नहीं होती है, लेकिन क्या होती है? बहुत ही हल्के हल्के धूल के कण होते हैं। तो जो पीली पीली सी आंधी दिखती है आपको, जो पीली पीली सी आंधी दिखती है वो वास्तव में आंधी नहीं होती है, वो मृदा के सूक्ष्म कणों का समूह होता है जो हवा में कैसे निलंबित अवस्था में तैरते रहते हैं। अब देखो निलंबन, यहां पर जब या ऐसे कण जिनका आकार 0.1
या 0.1 या फिर यहां पे लिख लो mm या इससे कम हो, ऐसे कण जिनका आकार 0.1 mm या इससे कम हो निलंबित अवस्था में हवा में तैरते रहते हैं। तो जब हवा चलेगी, जब वायु चलेगी तो क्या होगा, वो अपने साथ इन कणों को उठा लेगी, अपने साथ इन कणों को उड़ा लेगी और ये कण हजारों लाखों किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। इसकी क्या हो गई, ये कण हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। कहां जाकर गिरते हैं, दूर जाकर गिरते हैं। कितने किलोमीटर, हजारों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर, यहां पे लिख लो किलोमीटर। ठीक है, तो निलंबन क्या कहलाता है, ऐसे कण जिनका आकार 0.1 mm या फिर इससे कम हो, या फिर इससे क्या हो, कम हो, क्या हो, कम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर इनका आकार इतना सूक्ष्म है और ये हवा के कारण क्या होते हैं, हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं और ये कण निलंबित अवस्था में, इसके बारे में ये भी लिख सकते हो, ये कण निलंबित अवस्था में वायु में तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसके बाद में आता है 2 नंबर पर उच्छलन। क्या आता है, उच्छलन। देखो यहां पर उच्छलन होता क्या है, देखो यहां पर क्या होता है, निलंबन। निलंबन में क्या है, इनको कणों का आकार क्या है, 0.1 mm या इससे कम है। यदि उच्छलन कौन से कणों में होगी, जिनमें मर्दा कणों का आकार, मर्दा कणों का आकार, मर्दा कणों का आकार यदि 0.1 से 0.5 mm तक है तो ये कण क्या होंगे, हवा में तैरेंगे नहीं, हवा में तैरेंगे नहीं, बल्कि क्या होगा कि ये कण क्या होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर कोई कण है, यहां से हवा आएगी और ये कण हवा के साथ उठ जाएगा और उठकर इस प्रकार ये कुछ दूरी पर जाकर क्या हो जाएगा, वापस गिर जाएगा। अब वापस गिर गया, इसका मतलब वापस गिर गया, समझ में आ रहा है क्या है ये चीज, यानी कि यहां से उछला कण और उछलकर यहां पे वापस गिर गया, गिर गया, फिर इसके बाद में यहां से उछलेगा कण वापस और इस प्रकार आगे जाकर फिर से वापस से गिर जाएगा। अब वापस गिर गया, इसका मतलब क्या है, जैसे मेंढक देखा है आपने, मेंढक क्या होता है, यहां से जंप लगाता है, यहां पे बैठ जाता है, फिर यहां से जंप लगाता है, फिर यहां पे बैठ जाता है, फिर जंप लगाता है, फिर बैठ जाता है, तो मेंढक चाल भी कह सकते हैं इसको। तो जब कणों का आकार थोड़ा सा भारी हो जाता है या बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, कणों का आकार बड़ा हो जाता है, तो इसमें हवा में इतनी शक्ति नहीं होती है कि इनको उछालकर या इनको अपने साथ ले जाकर दूर हजारों किलोमीटर तक डाल दे। क्या होता है, ये कण हवा के वेग से उड़ तो जाते हैं लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में वापस गिर जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छलन। क्या कहते हैं इसको, उच्छलन कहते हैं। ठीक है, इसमें मर्दा कणों का आकार कैसा होता है, 0.1 से 0.5 mm तक। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज आती है, मर्दा की
मर्दा की दृष्टि से सर्वाधिक हानिकारक क्या है ये? मर्दा की दृष्टि से सर्वाधिक हानिकारक। लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई हानिकारक चीज नहीं है, हानिकारक नहीं है ये, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ही सूक्ष्म कण, और इसमें लगभग बहुत ही कम मात्रा में वायु मर्दा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाती है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे कण हजारों कण चले जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मर्दा की दृष्टि से सर्वाधिक, इसमें क्या होता है कि जैसे रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में क्या होता है कि एक टीला दूसरी जगह चला जाता है दूसरी रात को, या एक यहाँ पे सुबह यहाँ पे दिखेगा टीला, दूसरे दिन वहां पे दिखेगा। तो ये क्या है, इसमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है ये लगभग 55 से 75% जो मर्दा शरण होता है वो इसी में होता है मर्दा का। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है तीसरा आता है सतह सर्पण। सतह सर्पण, अब देखो यहाँ पे सतह सर्पण होता है। सतह सर्पण मतलब इसके अंदर कणों का आकार और भी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे कणों का आकार क्या हो जाता है, यहाँ पे 0.5 mm से अधिक। तो यहाँ पे कणों का आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। इस वजह से वायु का जो वेग है वो इतना नहीं लग पाता है, इसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल पाता है, और ये क्या होते हैं, ये कण लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। ये कण क्या होते हैं, लुढ़क कर, जैसे गेंद होती है हमारी, जैसे मान लो गुब्बारा है, अब गुब्बारा जैसे हवा चलेगी तो मिट्टी की सतह के ऊपर लुढ़कते दूर चला जाएगा, या फिर आंधी आती है तो आपने देखा होगा कि आपके जो बर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, उसके साथ हवा के वेग के साथ क्या होते हैं, मर्दा के ऊपर लेटे लेटे या गोल गोल घूमते हुए आगे चले जाते हैं या दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा होगा प्लास्टिक की जो कुर्सी होती है वो भी क्या होती है, जब आंधी आती है तो उसके साथ थोड़ी दूर घिसकर चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कण का क्या था, आकार बड़ा था, कण का आकार क्या था, बड़ा, और वायु में वेग क्या था, कम। इस वजह से क्या हुआ कि ये कण थोड़ी दूर, यानी कि थोड़े से लुढ़कते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सतह सर्पण कहलाता है। इनमें कणों का आकार क्या होता है, 0.5 mm से अधिक होता है। देखो यहाँ पर एक बार रिपीट कर लो इस चीज को। देखो वायुक्षरण कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला है निलंबन, दूसरा है उच्छलन और तीसरा है सतह सर्पण। यहाँ पे जो निलंबन है ऐसे कण जिनका आकार 0.1 mm या इससे कम हो। क्या, कौन से कण जिनका आकार क्या हो, 0.1 mm से कम हो। इसके बाद में ये कण हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। ये कण क्या होते हैं, हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। किसके वेग से, वायु के वेग से। किसके वेग से, वायु के वेग से। इसलिए ये निलंबित अवस्था में कण होते हैं तो हवा में तैरते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इसमें हवा का वेग बिल्कुल ही कम हो जाता है, तो इस समय क्या होते हैं, ये कण नीचे आकर बैठ जाते हैं। जैसे आपने अपने मकान में देखा होगा, अपने जहाँ पे रहते हो वहां पे देखा होगा कि आप कुर्सी रखकर चले जाते हो। आप कुर्सी रखकर चले जाते हो, शाम को देखते हो तो उस कुर्सी के ऊपर हल्के हल्के मिट्टी के कण बहुत सारे जमा हो जाते हैं। तो वो कण क्या है, वो निलंबित अवस्था में उपस्थित एक कण थे। अब हवा तो आपके मकान में चल नहीं रही, आंधी आ नहीं रही है, फिर भी आप देखोगे शाम को जाकर तो उसके जो सतह है उसके ऊपर हल्के हल्के कण, बहुत सारे छोटे छोटे कण वहां पे एकत्रित हो जाते हैं। और आप जैसे उसके ऊपर कपड़े से या किसी से झाड़ने की कोशिश करोगे उसको, तो वो कण क्या होंगे, नीचे गिरने की बजाय क्या हो जाएंगे, हवा में फैल जाएंगे, और हवा में फैल जाएंगे, फिर से वो हवा में रहेंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो निश्चित अवस्था में वापस धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। तो हवा
से उनका वजन तो थोड़ा ज्यादा होता है, हवा में इतनी दिन देर नहीं रह सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद में वापस क्या होते हैं, वो वापस सतह के ऊपर आ जाते हैं। फिर आप देखते हो या फिर आपने झाड़ू निकालते हो अपने रूम में, तो प्रकाश की जो लाइट आती है उसके अंदर से आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे कण, तो वो कौन सी अवस्था में होते हैं, निलंबन अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं, निलंबन। ऐसे कण जिनका आकार 0.1 mm या इससे कम हो क्या कहलाते हैं, निलंबित कण कहलाते हैं। और यहाँ पे ये कण हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। ये कण निलंबित अवस्था में वायु में तैरते रहते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको। इसके बाद में उछलन। उछलन होता है मर्दा कणों का आकार 0.1 से 0.5 mm तक होता है। अब इनका आकार क्या हो गया, निलंबित कणों से थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो इसका मतलब इसमें घनत्व बढ़ गया इसका, और इसका भार बढ़ गया। अब भार बढ़ गया तो हवा में इतना वेग नहीं होता है कि ये इन कणों को हवा में तैरा कर रख सके, तो इस वजह से क्या होते हैं, ये कण वापस बैठ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आंधी चलती है तो कण क्या होते हैं, एक स्थान से उछलकर दूसरे, तो उछल कर चलते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उछलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उछलन। और मर्दा की दृष्टि से सर्वाधिक हानिकारक, इसी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर मर्दा के टीलों का निर्माण हो जाता है। आगे देखो सतह सर्पण। कणों का आकार 0.5 mm से अधिक, यानी कि ये तो बहुत ही भारी कण आ गए यहाँ पर। तो इन भारी कणों के कारण क्या होता है, वायु इनको उठा नहीं सकती, तो ये रेंगकर मर्दा की सतह के ऊपर रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये चीजें वायु क्षरण समझ में आ गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि वायु द्वारा कौन कौन सी हानियां होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब हम इसके अंदर इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। प्रभावित करने वाले कारक, और पहला ही कारक है इसके अंदर जलवायु। क्या है, जलवायु। देखो अब जलवायु कुछ स्थानों पर तो क्या होती है, आर्द्र होती है। आर्द्र जलवायु होगी, वहां पे क्या होगा, नमी की मात्रा ज्यादा रहेगी। नमी की मात्रा ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि मृदा नम रहेगी, और नम मृदा वायु के वेग से स्थानांतरित नहीं होती है। तो ये आप लोगों को पता है कि वायु के वेग से कौन स्थानांतरित होगी, शुष्क मृदाएं। तो जिन क्षेत्रों में जलवायु आर्द्र होगी उन क्षेत्रों में वायु क्षरण नहीं होगा, और जिन क्षेत्रों में जलवायु शुष्क होगी उन क्षेत्रों में वायु क्षरण क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे शुष्क क्षेत्रों में वायु क्षरण अधिकतम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां की मृदा शुष्क रहेगी। शुष्क रहेगी तो वायु के द्वारा, और शुष्क रहती है, आपको पता है कि आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि ग्रीष्म काल में हवाएं क्यों चलती है, आंधियां क्यों चलती है। तो इसका कारण ये होता है कि इसके अंदर जैसे ही तापमान बढ़ता है तो वायु का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने की वजह से वायु क्या होती है, अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है, क्योंकि हल्की हो जाती है वायु, इस कारण से वायु ऊपर चली जाती है, दाब कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जहां पे ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां से हवा क्या होती है, गति करती है, गमन करती है, जिसके कारण वो वायु जो ठंडी वायु थी वो गर्म वायु के स्थान पर आएगी, वहां पे उसका स्थान लेने के लिए। और आपको पता है कि जैसे जल होता है, जल अधिक क्षेत्र से कम क्षेत्र की ओर गति करेगा, यानी कि जैसे मान लो हम क्यारी होती है, तो क्यारी को जैसे खोलते हैं या तोड़ते हैं उसकी मेड़ को, तो क्या होता है, पानी दूसरी क्यारी में पहुंच जाता है जहाँ पे कम होता है। मान लो दोनों को बराबर भर देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, वहां पे पानी किधर भी नहीं जाएगा। तो ये चीज होती है। तो वायु में भी क्या होता है, जहाँ पे कम वायु होती है वहां पे अधिक वायु क्या करती है, गति करती है, इस कारण आंधियां चलती है। तो जहां पे शुष्क क्षेत्र होंगे, तापमान ज्यादा होगा, वायु दाब कम होगा, तो आंधियां ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर वायु क्षरण ज्यादा होगा जिन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु है, और जिन क्षेत्रों में आर्द्र जलवायु है वहां पे क्या होगा,
वायु क्षरण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जलवायु समझ में आया नहीं आया। इसके बाद में है कि इसके अंदर मृदा क्या है, मृदा। दूसरा कारक क्या है, मृदा। पहला तो हो गया और दूसरा है मृदा। अब मृदा जैसे मान लो किसी क्षेत्र में बलुई मृदा है, बलुई मृदा, देखो अब बलुई मृदा है तो वहां पे क्या होगा कि कण क्या रहेंगे, मोटे रहेंगे और दूर दूर रहेंगे। लेकिन काली मृदा है, एक जगह एक क्षेत्र में क्या है, काली मृदा है। अब काली मृदा है तो काली मृदा या काली मृदा, उसमें क्या, उसके कण क्या रहेंगे, पतले और महीन रहेंगे और उसके कण क्या होंगे, आपस में चिपके हुए रहेंगे। ये चीज आपने देखी होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, इस कारण इसकी, और जितनी मृदा होती है तो उसमें क्या होता है, कण पास पास होने के कारण उनके दूरी कम होती है, स्वतंत्र अवस्था में कण नहीं रह सकते हैं। जबकि इसमें स्वतंत्र अवस्था में कण रहते हैं तो क्या होंगे, कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते रहेंगे और मृदा का वायु क्षरण होता रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा जहां पे सख्त भूमि आ जाती है वहां पे वायु के द्वारा उन कणों को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वो चिपके हुए रहते हैं। इस वजह से वहां से वो कण हटे नहीं सकते और इस कारण काली मृदाओं में वायु क्षरण कम होगा, जबकि बलुई मृदाओं में वायु क्षरण अधिक होगा। देखो यहाँ पे काली मृदाओं में वायु क्षरण बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक है तथा साथ ही जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक है, तो इसका मतलब इसमें नमी भी अधिक रहेगी और नम मृदाएं वायु क्षरण के लिए आवश्यक नहीं होती है। वायु क्षरण कौन सी मृदाओं में होगा, जो शुष्क मृदाएं होंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि मृदा की स्थिति कैसी होनी चाहिए, मृदा कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है वायु क्षरण के लिए। वायु क्षरण के लिए बलुई मृदाएं, क्योंकि इसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसलिए शुष्क मृदाओं में, शुष्क बलुई मृदाओं में क्या होगा, क्षरण ज्यादा होगा, जबकि काली मृदाओं में क्षरण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो अगला प्रकार है वो है वनस्पति। क्या है, वनस्पति। अब देखो वनस्पति कैसे प्रभावित करती है मृदा क्षरण को, यानी कि मृदा के सतह के ऊपर। जैसे मान लो ये खेत है हमारा, इस खेत में हमने क्या, चने की फसल बो रखी है। क्या बो रखी है, चने की फसल। मान लो ये खेत है, इसमें हमने क्या बो दिया, गंवार बो दिया। ठीक है, अब गंवार बो दिया, अब जैसे हवा चलेगी, हवा ऊपर से जाएगी, इसके ऊपर से भी जाएगी, तो हवा चलेगी तो मृदा के कणों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं लग पाता है, जिससे मृदा क्षरण नहीं होता है। और ये क्या करते हैं, ये जो फसलें होती है वो क्या करती है, इनको ढक कर रखती है। ठीक है, तो इस वजह से क्षरण नहीं हो पाता है। और जिन क्षेत्रों में वनस्पति नहीं होती है, जिन क्षेत्रों में वनस्पति नहीं होती है या हम जुताई करके हटा देते हैं, वो क्षेत्रों में मृदा क्षरण क्या होगा, वायु क्षरण क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिनमें वनस्पतियां पाई जाती है उनमें क्या होगा, वायु क्षरण कम होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है स्थलाकृति। अब स्थलाकृति की हमने पिछले वीडियो में बात की थी। स्थलाकृति देखो, जो स्थलाकृति है, स्थल की आकृति। अब देखो समतल मृदाएं होंगी, समतल सतह होगी, तो वहां से वायु सीधी निकल जाएगी, इसके मृदा कणों के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। लेकिन ऐसे होगी तो क्या होगा, वायु का वेग इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा और इसके टक्कर मारेगा तो यहाँ से कण उठेंगे और यहाँ पे जाकर गिरेंगे, और जो आगे निलंबित अवस्था में चले जाएंगे, कुछ रेंकर क्या होंगे, इस प्रकार से चलेंगे। तो वायु क्षरण होगा कि नहीं होगा, होगा इसके अंदर। और जबकि समतल में क्या होगा, सीधी ही हवाएं निकल जाएंगी और इसके मृदा के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ पाता है, इससे वायु क्षरण क्या होता है, रुक जाता है, कुछ हद तक कम हो जाता है। वायु क्षरण तो होगा लेकिन कुछ हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई नहीं है इसकी कि प्रभावित करने वाले कारक 4 है इसमें। देखो सबसे पहले है जलवायु शुष्क होगी तो वहां पे वायु क्षरण ज्यादा होगा और आर्द्र होगी तो वहां पे कम होगा। मृदा यदि बलुई है तो वहां पे वायु क्षरण ज्यादा होगा, और यदि क्ले मृदाएं हैं या काली मृदा है तो उसमें वायु क्षरण क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार वनस्पति यदि किसी क्षेत्र में वनस्पति उगी हुई है, घास फूस उगा हुआ है या खरपतवार उगे हुए हैं या फसल उगी हुई है, तो वहां पे वायु क्षरण कम होगा। जबकि जिन क्षेत्रों में वनस्पति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे क्या होगा, वायु स्थल ज्यादा होगा। इसी प्रकार स्थलाकृति में क्या है कि इसके अंदर स्थल की आकृति,
यदि ऊबड़ खाबड़ स्थल की आकृति है तो वायु का वेग क्या होगा, जैसे मान लो ये पहाड़ है, टीला है, इसके ऊपर वायु आएगी, यहाँ पे टकराएगी और ऐसे चढ़ेगी, चढ़ेगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी, मृदा को भी लेके जाएगी, मृदा के कणों को भी लेके जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो ऊबड़ खाबड़ भूमियां है वहां पे वायुसरण ज्यादा होगा, जबकि जो समतल खेत है, समतल भूमि है, वहां पे वायुसरण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है, इसके अंदर वायुसरण को नियंत्रित करने के सिद्धांत। वायुसरण को नियंत्रित करने के सिद्धांत, देखो वायुसरण को नियंत्रित करने के सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले आता है कि मृदा की सतह को नम करना, पहला आता है सिद्धांत में। पहला आता है मृदा सतह को नम करना। इसका मतलब क्या हुआ कि मृदा की सतह को क्या नमी युक्त बनाना, गीला कर देना। जैसे अभी ग्रीष्मकालीन जो मौसम है उसमें क्या होता है कि ग्रीष्मकालीन मौसम में क्या होता है कि हवाएं चलती है, हवाएं चलने के कारण आपके घर के आसपास मिट्टी उड़ती है। तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या करते हो, वहां पे जो आपका बाहर जगह है उसमें जो मिट्टी है उसके ऊपर क्या कर देते हो, पानी का छिड़काव कर देते हो। तो उससे मिट्टी उड़ती है क्या, नहीं उड़ती। क्यों, क्योंकि उसकी सतह क्या हो गई, नम हो गई। तो इस प्रकार मृदा की जो सतह है उसको नम करके भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर वायुसरण को रोक सकते हो। ये एक पहला सिद्धांत हो गया। इसके बाद में है जो दूसरा सिद्धांत है, इसका दूसरा सिद्धांत है वायु के वेग को कम, वायु के वेग को कम करना। दूसरा सिद्धांत क्या हो गया इसमें, वायु के वेग को कम करना। अब वायु के वेग को कैसे कम कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि किसी के जो मकान है उसके चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, तो जो आंधी आएगी वो किससे टकराएगी, पेड़ों से टकराएगी। जो वायु आएगी वो किससे टकराएगी, पेड़ों से। पेड़ों से टकराने के बाद में उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वेग कम हो गया तो मृदासरण होगा क्या, नहीं होगा। वायुसरण होगा क्या, नहीं होगा। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा खेत है, खेत के चारों तरफ वृक्ष उगाकर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वृक्ष उगाकर क्या कर सकते हैं, इसके वेग को कम कर देंगे, जिससे इसके अंदर कम वेग से वायु प्रवेश करेगी तो वो मृदा कणों को उठा नहीं पाएगी और मृदासरण हो नहीं पाएगा। ठीक है, और इसके देखो इसके अंदर पहला है मृदा सतह को नम करना, पहला सिद्धांत। दूसरा है वायु के वेग को कम करना। और जो तीसरा सिद्धांत है वो है इसके अंदर मृदा के कणों का समूहन करना। समूहन करना मतलब इसके अंदर क्या है कि मृदा के जो कण है उनको बांधना, एक दूसरे से जोड़कर रखना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक एक कण को पकड़ेंगे और उसको चिपकाते जाएंगे, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो मृदा को चिपकाने वाली चीज है उसको डालना पड़ेगा। मृदा को चिपकाने वाली चीज कौन सी है, जीवाश्म पदार्थ है। जीवाश्म पदार्थ मतलब ह्यूमस का निर्माण, यानी कि ह्यूमस का निर्माण बढ़ा देंगे या ये ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देंगे मृदा के अंदर, तो ऑटोमेटिक मृदा के कण आपस में चिपक जाएंगे और चिपक जाएंगे तो मृदा कणों का जो समूहन है वो बनता जाएगा। इससे क्या होगा कि वायु इन कणों के समूह को उठा नहीं पाएगी और वायुसरण हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये तीन सिद्धांत है, इनके आधार पर हम पढ़ेंगे इनको रोकने के तरीके, यानी कि वायुसरण को कम करने के तरीके पढ़ेंगे हम। ये तीन सिद्धांत है। ठीक है, वायुसरण को निम्न विधियों के द्वारा रोका जा सकता है। सबसे पहले आता है कृषि क्रियाएं। देखो रोकने के उपाय, सिद्धांत कंप्लीट हो गए। अब पढ़ेंगे हम वायुसरण को रोकने के उपाय। पहला है कृषि
क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? कर्षी क्रियाएं। देखो अब कर्षी क्रियाओं में हम क्या क्या कर सकते हैं? कर्षी क्रियाओं में ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो कर सकते हैं जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं? इसको वायु क्षरण को रोक सकते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर जो आपका पहला है वो है इसके अंदर सबसे पहले जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ाना। जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ाना। सबसे पहला है जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ाना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मृदाओं के अंदर जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ा देंगे। मृदाओं के अंदर क्या कर देंगे? जीवाश्म पदार्थ की मात्राएं बढ़ा देंगे। अब जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर हम क्या करेंगे? मृदा के जो कणों का समूहन है वो करेंगे। समूहन का मतलब उनको चिपकाने का कार्य करेंगे ताकि दो चार कण आपस में चिपक जाएंगे तो क्या होगा? उनका वायु क्षरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे है इसके अंदर हरी खादों का प्रयोग। किसका प्रयोग? हरी खादों का प्रयोग। देखो हरी खादों का प्रयोग हम करेंगे तो क्या होगा कि हरी खादों का प्रयोग हम दलहनी फसलों को लेते हैं हरी खाद के रूप में, और दलहनी फसलों में राइजोबियम गांठें पाई जाती है जो जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ाती है। और हरी खाद का मतलब होता है जो हरा रूप में हम मिट्टी में दबाते हैं पौधे को, जैसे पत्तियां हो सकती है, टहनियां हो सकती है, घास फूस हो सकता है, फसलीय पौधे हो सकते हैं। ठीक है, और फसलीय पादप हो सकते हैं। ठीक है, जैसे गंवार हो गया, ठीक है, लोबिया हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से हरी खाद उनको क्या कर देंगे? हरी अवस्था में मृदा में दबाएंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन की मात्रा तो बढ़ेगी, साथ ही साथ जीवाश्म पदार्थ की मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि हरी खाद जो हरी पत्ते होंगे, टहनियां होंगी, वो सड़ गलकर किसका निर्माण करेंगी? जीवाश्म पदार्थ का निर्माण करेंगी। तो पहला पॉइंट है वही है ये चीज, ये भी यही बताना चाह रहा है। ठीक है, इसके बाद में मृदा सतह के ऊपर पलवार। अब देखो मृदा सतह के ऊपर पलवार, अब पलवार के बारे में हमने पढ़ लिया था पहले। मल्च की क्रिया, ये मल्च की क्रिया है ना, अलग अलग चीजों में पढ़ने को मिलती है। जैसे वाष्पीकरण दर कम करने मृदा की तोड़ लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सब्जियां बोते हैं तो पंक्तियां बना लेते हैं और पंक्तियों के अंदर पॉलीथीन बिछा देते हैं, उसके बीच बीच में छेद निकला होता है, उसमें पौधे लगे होते हैं सब्जी के। ठीक है, तो वो क्या है? उसको वाष्पीकरण की दर को कम करने के लिए किया जाता है, वो मल्च की क्रिया होती है। मल्च की क्रिया इसमें क्या है? घास फूस से मृदा की सतह को ढक देंगे तो वायु और मृदा का संपर्क टूट जाएगा, जिससे क्या होगा? वायु मृदा की सतह के पास जा नहीं पाएगी और वायु क्षरण हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो पलवार की क्रिया करके हम क्या कर सकते हैं? इसमें वायु क्षरण को रोक सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में भूपरिष्करण करके क्या करके? भूपरिष्करण। देखो भूपरिष्करण इसका मतलब क्या हुआ कि भूपरिष्करण यानी कि ऊपरी सतह, जैसे मान लो ये मृदा, ये आपका खेत है, इस खेत में क्या करना है आपको? पलवार की क्रिया करनी है, पलवार वाली। डस्ट मल्चिंग आता है इसमें, और इस 4 सेंटीमीटर सतह को क्या कर देंगे? हम सूखा देंगे एकदम। अब ऊपर वाली सतह सूख गई तो क्या होगा? नमी अंदर रहेगी। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाली सतह है इसको हम भूपरिष्करण नहीं करेंगे, सूख गई। अब सूखी हुई मृदा में तो वायु क्षरण ज्यादा होगा, ये चीज देखने वाली चीज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके अंदर इस मृदा की सतह को सूखने नहीं देंगे। क्या करेंगे कि इसको पलटते रहेंगे बार बार, जिससे क्या होगा? गीली मृदा ऊपर आती जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार से हम भूपरिष्करण करके, और जो भूपरिष्करण है उसमें वाष्पीकरण की दर को क्या करेंगे? कम करेंगे। वाष्पीकरण की दर को क्या करेंगे? कम करेंगे। यानी कि जैसे मान लो आपका खेत है, ये खेत है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर वाष्पीकरण की दर को कम करना है। तो एक तो आप पलवार की क्रिया करोगे, पलवार की क्रिया की व्यवस्था नहीं है तो क्या करोगे? इस मृदा की ऊपरी सतह को क्या करोगे? दबाने की कोशिश करोगे, पिचकाने की कोशिश करोगे। तो वाष्प और हल्की हल्की मृदा है ऊपर वाली, उसको क्या करोगे? इसको सूखा दोगे। सुखाने के बाद में जो ऊपर वाली मृदा होगी वो क्या होगी?
डस्ट मल्चिंग का कार्य करेगी, और डस्ट मल्चिंग का कार्य करेगी तो ऊपर वाली मृदा तो हट जाएगी हल्की हल्की, लेकिन नीचे वाली मृदा क्या रहेगी, नम रहेगी, और नम रहेगी तो वायुसरण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला जो है इसके अंदर आपका फसल चक्र अपनाकर, क्या, फसल चक्र अपनाकर, इस चीज को मैं हटा देता हूं यहां से, फसल चक्र। फसल चक्र जल शरण में भी हमने पढ़ा था। देखो फसल चक्र क्या है कि फसल को बदल बदल एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल में फसलों को बदल बदल कर बोने की जो क्रिया होती है उसे फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र के अंदर आता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दलहनी फसलों का प्रयोग करेंगे, ताकि जीवाश्म पदार्थ की जड़ें गांठें होती है वो क्या करती है, मृदा कणों को बांध कर रखती है, गांठें होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, फिक्सेशन करती है, तो इस प्रकार का कार्य होता है। तो फसल चक्र अपनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कृषि क्रियाओं के द्वारा वायु शरण को कम कर सकते हैं। फसल चक्र के बाद में आपका है इसके अंदर भूमि को पड़ती नहीं छोड़ना है, भूमि को क्या नहीं छोड़ना है, पड़ती, पड़ती मतलब पड़त नहीं छोड़नी है, यानी कि भूमि के अंदर कोई ना कोई फसल उगाते रहना है लगातार, जिससे क्या होगा कि भूमि की सतह के ऊपर घास फूस रहेगा, फसलें रहेगी, इस वजह से वायु शरण नहीं हो पाएगा। तो ये कंप्लीट हो गई है आपकी कृषि क्रियाएं। ठीक है, इसके बाद में आता है वायुरोधी वृक्ष पट्टियां उगाकर, वायुरोधी वृक्ष पट्टियां उगाकर, वायुरोधी वृक्ष पट्टियां उगाकर। अब इसमें हम क्या करेंगे, खेत के चारों तरफ भी मैंने बताया था कि वायु के वेग को कम करना, तो वायु के वेग को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। इसके अंदर जो पट्टियां उगाएंगे वो कैसे होंगी, जैसे मान लो इस तरफ से हवाएं आती है हमारे, हमेशा ज्यादातर हवाएं इसी तरफ से आती है, जैसे मान लो, ठीक है, तो इस तरफ से हवाएं आने पर हम क्या करेंगे, इस वाले क्षेत्र में कम वृद्धि करने वाले, मध्यम वृद्धि करने वाले और लंबे पौधे, कौन से पौधे, लंबे पौधे। तो सबसे पहले जो पंक्ति बनाएंगे, पट्टियां उगाएंगे, क्या उगाएंगे, पट्टियां। तो पहली पट्टी में हम कम वृद्धि, कम वानस्पतिक वृद्धि करने वाले पौधों का चयन करते हैं, जैसे झाड़ियां हो गई, ठीक है, तो झाड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद में मीडियम साइज की वृद्धि करने वाले पौधे लगाएंगे, इसके बाद में लंबे पौधे। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हवा आएगी नीचे वाले क्षेत्र को रोक लेगी, हवा टकराएगी पौधों से और ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर वाले पौधों, ऊपर वाली हवा के वेग को कम कर देगी, कम कर देंगे पौधे, और इसके बाद में लास्ट में इससे टकराएगी और ऊपर से क्या हो जाएगी, हवा ऊपर से क्या होगी, खेत से बाहर चली जाएगी हवा का वेग। तो इससे क्या होगा, जो हवा आएगी उसका वेग बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे वायु शरण नहीं हो पाएगा, वायु शरण नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वायुरोधी वृक्ष पट्टियां उगाकर क्या कर सकते हैं, वायु शरण को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका है जो आता है मिट्टी के टीलों को आच्छादित रखना, जो है वायु शरण को रोकने की जो उपाय है, वायु शरण को रोकने के जो उपाय है ये है इसके अंदर कि जो मृदा के टीले हैं उनको आच्छादित करना, मृदा के टीलों को आच्छादित करना। अब यहाँ पे मृदा के जो टीले हैं उनको आच्छादित करने से क्या अभिप्राय है कि जो मृदा के टीले हैं उनको, उनके ऊपर घास फूस उगाना, उनके ऊपर वहां की जो जंगली पौधे हैं उनको उगाना, ठीक है, वहां के जो जंगली पौधे हैं उनको उगाना, ताकि उसकी सतह के ऊपर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो जाए, पेड़ घास फूस रहेगा, तो उससे क्या होगा कि मृदा जो वायु शरण है वो बहुत ही कम हो पाएगा। तो इस प्रकार हम मृदा के जो टीले हैं उनको आच्छादित करके भी क्या कर सकते हैं, वायु शरण को रोक सकते हैं। और अन्य कारक है इसके अंदर
अन्य कारक जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में वृक्षारोपण करके घास उगाकर, ठीक है। तो इस प्रकार में हम क्या कर सकते हैं, वायु क्षरण को रोक सकते हैं। या फिर इसमें जो चराना है, यानी कि चराने को कम करें या मृदा को उथल पुथल ना करके भी हम वायु क्षरण रोक सकते हैं। पड़ती भूमि है, पड़त भूमि है या पड़ती भूमि है, तो उसके अंदर कृषि क्रियाएं नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, ऊपर की मृदा की सतह क्या हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, जिसके कारण वायु क्षरण नहीं हो पाएगा। तो ये इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, वायु क्षरण को रोक सकते हैं। इसमें सबसे पहले आती है कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाएं में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ाना, ठीक है। इसके अंदर फसल चक्र अपनाकर कृषि यंत्रों का अच्छे से उपयोग करके, पलवार का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वायु क्षरण को रोक सकते हैं। वायु रोधी वनस्पतियां उगाकर हम क्या कर सकते हैं, वायु के वेग को कम कर सकते हैं। मृदा के टीलों को आच्छादित ढककर क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों से ढककर क्या कर सकते हैं, इसको वायु क्षरण को रोक सकते हैं। और अन्य कार्य रेगिस्तान क्षेत्रों में वृक्षारोपण करके, घास उगाकर और पड़ती भूमि में यंत्रों का कम प्रयोग करके, जिससे क्या होगा, मृदा भुरभुरी नहीं होगी और मृदा एक जगह चिपकी हुई रहेगी, इस वजह से उसमें वायु क्षरण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो कंप्लीट हो गया है आपका वायु क्षरण, ठीक है। और इसके बाद में हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप अपने दोस्तों को भी इसका लाभ पहुंचा सके, ठीक है। धन्यवाद।